आज के पाठ का विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला की सामान्य विशेषताओं को जान सकेंगे। उक्त वर्णमाला के व्यंजन संबंधी 3 संचित्रों तथा स्वर संबंधी सचित्रों को समझ सकेंगे। उक्त वर्णमाला के अधिखंडात्मक अभिलक्षणों संबंधी संकेतों से अवगत हो सकेंगे और स्वनिक लिप्यंकन तथा स्वनिमिक लिप्यंकन के अंतर को जान पाएंगे। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लिपि और ध्वनि के बीच का जो संबंध है वो बहुत सुनियोजित नहीं है। हर शब्द का उच्चारण तो सुनिश्चित होता है, लेकिन अक्षर और ध्वनि के बीच एकात्मकता नहीं पाई जाती। कुछ उदाहरण देखिए। कमल, कमला, सिंचाई, सिंचन। इन शब्दों में कमल में का उच्चारण स्वर अ के साथ होता है, लेकिन कमला में स्वर के बिना होता है। इसी तरह सिंचाई में बिंदु का उच्चारण अनुनासिक के रूप में होता है, जबकि सिंचन में बिंदु का उच्चारण अनुस्वार के रूप में होता है। लिपि और ध्वनि के बीच का यह अनेकात्मक संबंध भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संकेत और उसके अर्थ के बीच एकैक संबंध होना चाहिए। लिपियों की इस कमी को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला पूरी करती है। इस पाठ में आप अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला के अध्ययन से पूर्व उसके सृजन और ऐतिहासिक विकास क्रम की चर्चा करना रोचक होगा। फ्रेंच भाषाविद पॉल पासी के नेतृत्व में फ्रेंच और ब्रिटिश शिक्षकों द्वारा सन 1886 ईस्वी में पेरिस में एक संस्था की स्थापना की गई, जो 1897 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण संघ के नाम से जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला के निर्माण का सुझाव ऑटो जेस्पर्सन ने एक पत्र द्वारा पॉल पासी को दिया, जिसका उद्देश्य भाषाओं के वाचिक रूप के शिक्षण हेतु लिप्यंकन की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदान करना था। इसका विकास अलेक्जेंडर जॉन एलिस, हेनरी स्वीट, डेनियल जोन्स और पॉल पासी द्वारा किया गया। इस वर्णमाला का पहला प्रकाशित रूप पॉल पासी के अवर रिवाइज्ड अल्फ़ाबेट में देखा जा सकता है, जो सन 1888 में प्रकाश में आया। संघ ने अपनी वर्णमाला हेनरी स्वीट की रोमिक वर्णमाला के आधार पर बनाई। सितंबर 1888 में संघ द्वारा 6 नीतिगत वक्तव्य प्रस्तुत किए गए, जो इस वर्णमाला के समग्र भावी विकास को परिचालित करते हैं। ये कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्येक संकेत अथवा प्रतीक की अपनी विभेदक ध्वनि होनी चाहिए। सभी भाषाओं के लिए समान ध्वनि के लिए समान संकेत का प्रयोग होना चाहिए। यथासंभव सामान्य रोमन वर्णों का प्रयोग किया जाना चाहिए और नए वर्णों का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए। हर संकेत की ध्वनि का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग के आधार पर होना चाहिए। नए वर्णों का रूप उनके द्वारा प्रस्तुत ध्वनि को संकेतित करे, ऐसा होना चाहिए। यथासंभव विशेषकों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि वे लिखने में और देखने में कठिन होते हैं। ध्वनि भेदों की अधिकता को देखते हुए सामान्य रोमन वर्णों को उलटकर नए वर्ण बनाए गए। यह एक नए संकेत बनाने का सुविधाजनक तरीका था। अन्यथा आईपीए के लिए नए टाइप बनाने पड़ते, जो छोटे मुद्रकों के लिए खर्चीला उपक्रम होता। ऐतिहासिक रूप से वर्णमाला में कई बार संशोधन किया गया। सन 1900, 1908, 1932, 1938, 1947, 1951, 1976, 1979, 1989, 1993, इसके बाद सन 1996 का
अद्यतनीकरण और 2004 तथा 2015 का संशोधन इस वर्णमाला के विकास क्रम के अलग अलग पड़ाव हैं। यद्यपि मुख्य संशोधन और परिवर्धन सन 1900, सन 1932, 1989 और 1993 में ही हुए। 2005 में केवल एक परिवर्तन किया गया और दंतोष्ठ्य उत्क्षिप्त व्यंजन के लिए ट के दाहिनी ओर हुक युक्त वर्ण को जोड़ा गया। 2015 के संस्करण में कोई नया वर्ण जोड़ा या घटाया नहीं गया, लेकिन कुछ वर्णों के रूप में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन किया गया है। संप्रति आईपीए में व्यंजनों और स्वरों के लिए 107 वर्ण, 31 विशेषक चिन्ह और अधिखंडात्मक अभिलक्षणों के लिए 19 अतिरिक्त संकेत हैं जो दीर्घता, तान, बलाघात और अनुतान को व्यक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला के विस्तार से अध्ययन के लिए आपको इस लिंक को भी देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। इसका मुख्य ध्येय ध्वनियों के उन गुणों को प्रस्तुत करना है जो भाषा में महत्वपूर्ण होते हैं। ध्वनि की प्रस्तुति के लिए कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं और कुछ विशेषक चिन्हों का इसमें उपयोग किया जाता है। ये विशेषक चिन्ह उसी तरह हैं जैसे देवनागरी लिपि में बिंदु, चंद्र बिंदु और हलंत आदि। चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं: अधिलेख, अधोलेख और अंतःलेख। इनको उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। अधिलेख अनुनासिक एक, अधोलेख अघोष एक और अंतःलेख कंठोच्चरित होता है। कोई भी छात्र जो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला में सक्षम होना चाहता है, उसके लिए अक्षर और विशेषक चिन्हों के महत्व को जानना ज़रूरी होता है। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन अक्षरों और चिन्हों का उपयोग सटीक होता है, हालांकि उसमें अंतर बहुत कम दिखाई दे सकता है। जैसे अक्षर जो अंग्रेज़ी का दीर्घ ए है, जिसे हम कैपिटल ए के रूप में देखते हैं, वह विभिन्न रूपों में स्मॉल ए के रूप में भी आता है। इसी तरह स्मॉल ए का हम मुद्रण के लिए उपयोग करते हैं और इसको हस्तलेखन में फिर भी दोनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला में भिन्न भिन्न ध्वनियों के लिए होता है। श्वा एक अवर्तुलित निम्न केंद्रीय स्वर है, जबकि अवर्तुलित निम्न पश्च स्वर है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला की सारणी को ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे कि ए अक्षर से संबंधित दूसरे ध्वन्यात्मक अक्षर भी हैं जो कैपिटल ए और कैपिटल बी, ए और ई के उल्टे आकार हैं। गिने चुने अक्षरों को लेने की व्यवस्था रखने का कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला में रोमन अक्षरों का ही प्रयोग हो। कभी कभी ग्रीक प्रतीकों या अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे घोष द्वयष्ट संघर्षी और अघोष दंत्य संघर्षी। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला चिन्ह में विस्तारित आईपीए चिन्ह भी होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य भाषा संप्राप्ति और वाग्दोष विज्ञान के लिए विशिष्ट चिन्हों का उपयोग करना है, जैसे सबलोच्चारण और मूक उच्चारण। व्यंजन के लिए 3 संचित्र सारणियाँ मिलती हैं: फुफ्फुसीय, अफुफ्फुसीय और सह उच्चरित व्यंजन।
फुफ्फुसीय और अफुफ्फुसीय व्यंजनों के बीच में अंतर यह है कि फुफ्फुसीय व्यंजनों के उच्चारण का स्रोत फेफड़े से निकलती हुई हवा है, जैसे प, आ इत्यादि। अफुफ्फुसीय व्यंजन मुख्य पथ में हवा के परिचालन से उत्पन्न होते हैं। इनके दो क्षेत्र हैं, स्वर यंत्र और कोमल तालु। इस सरणी में मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। उच्चारण प्रयत्न को पंक्तियों में दिखाया जाता है और उच्चारण स्थानों को स्तंभों में। उच्चारण प्रयत्नों को संकृष्ट से विस्तृत उच्चारण के अनुसार रखा गया है। स्तंभों में उच्चारण का निर्धारण ओष्ठ से लेकर कंठ तक विविध स्थानों पर उच्चरित व्यंजनों के लिए होता है। हर उच्चारण स्थान को सघन रेखाओं के द्वारा अलग किया गया है। केवल 3 स्थानों को एक साथ रखा गया है, दंत्य, वर्त्स्य और तालुवर्त्स्य। इसका कारण यह है कि ज़्यादातर भाषाओं में इनमें से किसी एक की ध्वनियाँ पाई जाती हैं। हर खाने में अघोष प्रतीक को दाईं तरफ रखा गया है और सघोष प्रतीक को बाईं तरफ, जैसे P, B, S और Z आदि। प्रत्येक खाने में खाली छायादार क्षेत्र असंभव ध्वनियों को इंगित करता है, जैसे द्वयोष्ठ या दंतोष्ठ और पार्श्विक संघर्षी ध्वनियाँ। प्रत्येक खाने में खाली सफ़ेद क्षेत्र संभव लेकिन विरल ध्वनियों को इंगित करता है, जैसे दंतोष्ठ, कंपित ध्वनि। स्वरों के लिए केवल एक सारणी दी गई है। यह सारणी एक स्वरक स्वरों के लिए प्रयुक्त होती है। इनके उच्चारण में जिह्वा और जबड़ा एक ही स्थिति में होते हैं, जैसे दिन, काम, वेश इत्यादि। इनसे अलग द्विस्वरक स्वर होते हैं जिनके गुण उच्चारण में बदलते हैं, जैसे गैया के गय में, कौआ के कौ में। द्विस्वरक स्वरों में चिन्हों को 2 एक स्वरक स्वरों का मिश्रण माना जाता है, जैसे गैया, कौआ आदि। इस सारणी की 2 धुरियां हैं, ऊर्ध्वाधर स्तरीय और समस्तरीय। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्वर की ऊंचाई को दिखाया जाता है और समस्तरीय अक्ष पर स्वर की पश्चता को। स्वरों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ऊंचाई के 4 स्तरों में बांटा गया है, संवृत, संवृत मध्य, विवृत मध्य और विवृत। जैसा इनके नाम से पता चलता है, संवृत स्वर के उच्चारण में जिह्वा को तालु के उस निकटतम बिंदु तक रखा जाता है जिसमें से वायु स्वच्छंद रूप से निकल सके, जैसे इस, उस में प्रयुक्त स्वर। सारणी में 1 और 4 को ध्यान से देखिए। इस स्थान से जिह्वा के थोड़ा सा भी ऊपर जाने पर निकलने वाली ध्वनि स्वर के बदले व्यंजन हो जाएगी, जैसे ज। विवृत स्वर के उच्चारण में जबड़े को तालु से अधिकतम दूरी पर रखा जाता है, जैसे हाट में आ स्वर। बीच की ऊंचाई के स्वर एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखे गए हैं। ऊंचाई के हर स्थान पर जिह्वा के अग्र, मध्य या पश्च भाग को उठाकर उच्चारण किया जा सकता है, जिसमें हर समस्तरीय अक्ष पर 3 स्वर निकलते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। स्वरों को जिह्वा ऊंचाई और पश्चता के अलावा ओष्ठ के आकार से भी भिन्न किया जा सकता है, जैसे ए स्वर को ओष्ठ को सपाट रखने पर जो स्वर निकलता है वह अधिकांश भाषाओं में पाया जाता है। उसी स्थान पर अगर होठों को गोल कर दें तो दूसरा ही स्वर निकलता है, जैसे जर्मन के प्रसिद्ध कवि और नाटककार गोएथ के नाम में पहला स्वर ऐसा होता है। अंग्रेजी में उन्हें 2 वर्णों ओ और ई के माध्यम से दिखाते हैं, गोएथ, लेकिन हिंदी में इस स्वर के अभाव में इसे साधारण
ए के रूप में लिखा जाता है, जैसे गेटे। स्वर सारणी की प्रस्तुति। स्वर में नियमतः हर ऊर्ध्वाधर रेखा पर बाईं तरफ का स्वर अवर्तुलित नया तथा दाईं तरफ का वर्तुलित ऊर्ध्वाधर होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला की स्वर्ण सारणी के स्वरों को मानस्वर कहा गया है। ये मानस्वर हमारे वाक्पथ से आदर्श और मुख्य स्वरों के रूप में निकलते हैं और इनका उपयोग भाषाओं के वास्तविक ध्वनि विवरण के लिए किया जाता है। जो ध्वनियाँ मुख्य स्वर से मेल खाती हैं उन्हें उसी रूप में बताया जाता है, लेकिन जो वास्तविक ध्वनियाँ मुख्य स्वरों से ऊंचाई या पश्चता में थोड़ा भिन्न होती हैं उन्हें मुख्य स्वरों से संबद्ध दिखाकर बताया जाता है। जैसे हिंदी में ए ध्वनि को मुख्य ध्वनियों ए और ऐ के बीच का दिखाया गया है। अंत में शब्दों और वाक्यों के स्वर्ण गुणिमिक अभिलक्षणों को दर्शाने के लिए भी प्रतीकों का उपयोग होता है। शब्द के स्तर पर मुख्यतः 4 अभिलक्षण पाए जाते हैं: अक्षर विभाजन, लंबाई, बलाघात और तान। इनके 2 प्रकार हैं, समतान और परिरेखा तान। प्रथम 3 अभिलक्षण सभी भाषाओं में पाए जाते हैं और भारतीय आर्य समूह की ज़्यादातर भाषाओं में तान भी पाई जाती है, जैसे पंजाबी और डोगरी में, जिनके आधार पर शब्दों के अर्थ में अंतर होता है। तिब्बती वर्ग समूह की बहुत सारी भाषाओं में तान पाई जाती है, जैसे मणिपुरी, मिजो और नागा भाषाएं। वाक्य के स्तर पर अनुतान प्रक्रियाओं के लिए भी इस सरणी में कुछ चिन्ह दिए जाते हैं। लिप्यंकन 2 प्रकार का होता है: स्वनिमिक या सूक्ष्म लिप्यंकन, स्वनिमिक लिप्यंकन या स्थूल लिप्यंकन। स्वनिमिक लिप्यंकन में उन मुख्य ध्वनियों को लिया जाता है जो अर्थों में भेद करती हैं। जैसे हिंदी में ड और ड़ एक ही मुख्य ध्वनि के 2 रूप हैं। स्वनिमिक लिप्यंकन में इन दोनों को एक ही तरह से चिन्हित किया जाता है। स्वनिक लिप्यंकन में शब्दों के उच्चारण के अनुसार दोनों को चिन्हित किया जाता है। जैसे डमरू में ड का चिन्ह और घड़ी में ड़ का चिन्ह होगा। विभिन्न भाषाओं के शब्दकोशों में उच्चारण दर्शाने के लिए स्वनिमिक लिप्यंकन का ही उपयोग किया जाता है। स्वनिमिक लिप्यंकन ध्वनियों के उच्चारण के सूक्ष्म अंतर को दर्शाता है। जैसे घड़ी, इस शब्द का ही विभिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग उच्चारण करते पाए जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी भाषा के स्वनिमिक लिप्यंकन में ध्वनियों के सूक्ष्म अंतरों को लिया जाता है जो उन भाषाओं या बोली में साधारणतः पाई जाती हैं। किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का प्रतिलेखन करना हो तो उसमें सूक्ष्मता हो सकती है, जैसे बच्चों की भाषा या वाक न्यूनता वाले व्यक्ति की भाषा के विवरण में। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण वर्णमाला के मुख्य ध्येय भाषा में महत्वपूर्ण ध्वनियों के गुणों की प्रस्तुति के लिए अक्षरों और विशेषक चिन्हों का प्रयोग होता है। इसमें फुफ्फुसीय, अफुफ्फुसीय और सह उच्चरित व्यंजनों हेतु 3 संचित्रों तथा 1 स्वरक स्वरों हेतु 1 संचित्र का समावेश होता है। अभिखंडात्मक अभिलक्षणों के संचित्र में शब्द स्तर पर अक्षर विभाजन, लंबाई, बलाघात और तान तथा वाक्य स्तर पर अनुतान प्रक्रियाओं हेतु चिन्ह दिए गए हैं। स्वनिमिक लिप्यंकन में ध्वनियों के सूक्ष्म अंतरों को लिया जाता है, जबकि स्वनिक लिप्यंकन में उन मुख्य ध्वनियों को दर्शाया जाता है जो अर्थभेद करती हैं।